बदल जाता है। मस्ती करते करते वो अचानक गन निकालता है और अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। टीम के लोग भी अपनी जान बचाने के लिए कवर फायर करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में प्लेन उड़ा रहे मुख्य पायलट को गोली लग जाती है। प्लेन बेकाबू होकर पहाड़ों से टकराता है और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद सभी लोग वहीं बर्फ की गहराइयों में दफन हो जाते हैं। अब कहानी आती है वर्तमान में। सालों बाद अंटार्कटिका के उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के बीच बने यूएसए के रिसर्च सेंटर पर, जहां का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। यहां वैज्ञानिक रिसर्च के लिए आए थे, लेकिन अब भयानक सर्दी और तूफानों का वक्त नजदीक था। स्टाफ को खबर मिलती है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ये बेस खाली करना होगा और वे वापस अपने घर जाएंगे। सब घर जाने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी थी। यहीं हमारी मुलाकात होती है कैरी स्टेटको से, जो एक यूएस मार्शल है। कैरी अपने रूम में नहाने जा रही होती है कि तभी दरवाजे पर उसके दोस्त डॉक्टर जॉन फ्यूरी की आवाज आती है। डॉक्टर फ्यूरी कैरी के लिए एक पिता समान थे। फ्यूरी उसे आगाह करते हैं कि तूफान आने वाला है और बेस जल्दी खाली करना होगा। तभी कैरी को सीनियर ऑफिसर रसल हेडन का बुलावा आता है। रसल उसे एक ऐसी खबर देता है जो उसे चौंका देती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच एक लाश देखी गई है। रसल कहता है कि तूफान आने से पहले तुम्हें इस बॉडी का पता लगाना होगा। कैरी डॉक्टर फ्यूरी को साथ लेती है और पायलट डेल्फी के साथ स्की प्लेन में बैठकर निकल पड़ती है उस सुनसान जगह की ओर। विशाल बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से होते हुए वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉडी पड़ी थी। कैरी हैरान रह जाती है कि आखिर इस वीरान जगह पर यह इंसान आया कहां से। बॉडी उल्टी पड़ी थी और बर्फ से पूरी तरह चिपक चुकी थी। जब कैरी और फ्यूरी मिलकर उसे पलटते हैं तो कैरी का कलेजा मुंह को आ जाता है। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। उसके गले में मौजूद आईडी कार्ड से पता चलता है कि वो उनके ही दूसरे बेस का साथी था, जिसका नाम वेस था। वे बॉडी लेकर अपने बेस वापस आते हैं। जहां जश्न का माहौल था, वहां इस लाश को देखकर सन्नाटा पसर जाता है। डॉक्टर फ्यूरी जब लैब में बॉडी की जांच करते हैं तो उन्हें एक और अजीब बात पता चलती है। उस लाश के पैरों पर टांके लगे थे। फ्यूरी बताते हैं कि ये जख्म नया है, लेकिन मौत की असली वजह अभी भी एक पहेली थी। कैरी जब लैब से बाहर निकलती है तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। तभी सीनियर ऑफिसर रसल हेडन उसके पास आता है। कैरी उसे बताती है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। ये सुनकर रसल के होश उड़ जाते हैं। बिना वक्त गवाए कैरी रिकॉर्ड्स रूम पहुंचती है ताकि उस मरे हुए साथी वेस का कच्चा चिट्ठा निकाल सके। डेटा मैनेजर बताता है कि वो साथी दूसरे बेस पर तैनात था। कैरी रेडियो के जरिए उस बेस से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से सिर्फ सन्नाटा मिलता है। तभी अचानक लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक बेहद डरी हुई आवाज आती है। मैं मूनी बोल रहा हूँ, कैरी तुम फौरन यहाँ आओ, लेकिन याद रहे तुम्हें अकेले आना होगा। इतना कहकर फोन कट जाता है। इधर मुसीबत कम नहीं थी। पायलट टॉम खबर देता है कि बाहर तूफान और भी भयानक हो चुका है और सीधे बेस की तरफ बढ़ रहा है। अब बेस को खाली करने की अफरा तफरी मच जाती है। कैरी दूसरे बेस जाने के लिए प्लेन मांगती है, लेकिन ऑफिसर मना कर देती हैं क्योंकि सभी प्लेन लोगों को निकालने में बिजी थे। पर कैरी हार नहीं मानती और डेल्फी को साथ लेकर निकलने का फैसला करती है। कैरी अपनी बंदूक उठाती है और डॉक्टर फ्यूरी को सारा हाल बताकर डेल्फी के साथ दूसरे बेस पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ नहीं मिलता। टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। डेल्फी वापस चलने की जिद करता है, लेकिन कैरी एक आखिरी बिल्डिंग चेक करने के लिए जाती है और रस्सी के सहारे बर्फीले तूफान में बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ती है। बिल्डिंग के अंदर जाती है तो कैरी को एक कमरे से रेडियो पर गाने बजने की आवाज आ रही थी। जैसे ही कैरी अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां मूनी का गला कटा हुआ था। इससे पहले कि कैरी कुछ समझ पाती, पीछे से एक नकाबपोश हमलावर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। कैरी किसी तरह खुद को बचाकर उस बिल्डिंग से बाहर भागती है, लेकिन बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। तेज हवाओं के बीच वो हमलावर कैरी को पकड़ लेता है। छीना झपटी में कैरी की आइस ब्लेड टूट जाती है और उसकी बंदूक भी बर्फ में कहीं गिर जाती है। अब कैरी पूरी तरह निहत्थी थी। वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे वापस डेल्फी की बिल्डिंग की तरफ भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। तभी बाहर से हमलावर दरवाजा पकड़ लेता है, लेकिन कैरी अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर देती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ घंटों बाद जब कैरी को होश आता है तो वो बहुत घबरा जाती है, जैसे वो हमलावर अब भी उसके सामने हो। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि उसके सामने उसका साथी डेल्फी खड़ा है। डेल्फी कैरी को संभालता है और बताता है कि वो बाहर वाले कमरे में बेहोश पड़ी थी, इसलिए वो उसे अंदर ले आया है। डेल्फी ये भी बताता है कि कैरी के हाथ में चोट लगी थी, जिस पर उसने पट्टी कर दी है। कैरी अपने जख्मी हाथ को देखती है और खुद को संभालती है।
वो तुरंत एक बंदूक उठाती है और उसी नकाबपोश हमलावर का पता लगाने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर के एक कमरे में पहुंचती है, उसे वहां कोई छिपा हुआ दिखता है। कैरी बिना सोचे समझे उस पर बंदूक तान देती है। तभी वो आदमी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और बताता है कि उसका नाम रॉबर्ट प्राइस है और वो एक CIA एजेंट है। डेल्फी लाइट ऑन करता है और रॉबर्ट कैरी को समझाता है कि अमेरिका ने उसे इसी मर्डर केस की जांच के लिए भेजा है और वो उसका साथी है। रॉबर्ट की बात सुनकर कैरी अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। कैरी और रॉबर्ट मर्डर के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट बताता है कि उन्हें एक और बेस पर जाना होगा क्योंकि वहां से भी कोई रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब है कि वहां कुछ बहुत गलत हुआ है। कैरी को रॉबर्ट पर थोड़ा यकीन होता है। फिर कैरी, रॉबर्ट और डेल्फी तीसरे बेस की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन कैरी के मन में अभी भी एक डर था। उसे रॉबर्ट पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद रॉबर्ट झूठ बोल रहा है और कहीं वही तो वो खूनी नहीं जिसने ये सारे कत्ल किए हैं। जब वे तीसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वो बेस भी पूरी तरह खाली और सुनसान होता है। कैरी और रॉबर्ट वहां काम करने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तभी रॉबर्ट कैरी को दीवार पर बने कुछ अजीबोगरीब नक्शे दिखाता है। उन निशानों को देखकर कैरी का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर अंटार्कटिका की इस वीरान जगह पर ये नक्शे किस लिए बनाए गए हैं और यहाँ चल क्या रहा है। तभी डेल्फी कैरी को बताता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे ग्रेनेड पड़े हैं। ये देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अंटार्कटिका के इस वीरान हिस्से में इतने हथियार कहां से आए हैं। ये सब और भी उलझता जा रहा था। आखिर में सब तय करते हैं कि रॉबर्ट को मिले उस नक्शे में जो जगह दिखाई गई है वहीं जाना चाहिए, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। वे सब बर्फ पर चलने वाली एक स्पेशल ट्रैक गाड़ी लेकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समंदर था। लंबे सफर के बाद कैरी नक्शा देखकर गाड़ी रुकवाती है, लेकिन जब वे नीचे उतरते हैं तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंतहीन बर्फ। रॉबर्ट और कैरी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कैरी को यकीन था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती है और गौर करती है कि यहाँ की बर्फ के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। तभी अचानक कैरी का पैर धंसता है और वो बर्फ के नीचे बने गहरे खड्ड में गिर जाती है। रॉबर्ट और डेल्फी घबरा जाते हैं। डेल्फी फौरन रस्सी लेने के लिए गाड़ी की तरफ भागता है। नीचे गिरकर कैरी खुद को संभालती है। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ ताजा खून लगा हुआ था। उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर रस्सी के सहारे रॉबर्ट और डेल्फी भी नीचे उतरते हैं। वहां उन्हें एक सुरंग जैसा दरवाजा दिखता है। जैसे ही रॉबर्ट उसे खोलता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वो कोई सुरंग नहीं बल्कि एक पुराना प्लेन था जो कई सालों पहले गायब हो गया था। जब वे प्लेन के अंदर जाकर छानबीन करते हैं तो कैरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक लाश पड़ी थी जिसे गोली मारी गई थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें और भी कई लाशें मिलती हैं। कॉकपिट में पायलट की बॉडी भी गोलियों से छलनी थी। कैरी समझ जाती है कि इस प्लेन के अंदर सबने एक दूसरे को मारा है, लेकिन क्यों? तभी रॉबर्ट को प्लेन के फर्श पर ताजा खून मिलता है। कैरी समझ जाती है कि ये खून वेस का है जिसकी लाश उन्हें पहले मिली थी। इसका मतलब वेस मरने से पहले यहाँ आया था। रॉबर्ट वहाँ पड़ा एक खाली बॉक्स दिखाता है और बताता है कि इसमें से कुछ निकाला गया है। अब कैरी को रॉबर्ट पर शक होने लगता है तो रॉबर्ट अपनी असलियत बताता है। वो कहता है, मुझे अंटार्कटिका में एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया है क्योंकि सरकार को खबर मिली थी कि यहाँ कुछ अवैध चल रहा है। शायद इस बॉक्स में न्यूक्लियर मटेरियल था। कैरी ये सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन तभी एक भयानक आवाज आती है। जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वो रास्ता बर्फ धंसने की वजह से बंद होने लगता है। डेल्फी चिल्लाता है, लेकिन तब तक बर्फ प्लेन के दरवाजे तक आ जाती है। अब उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऑक्सीजन कम हो रही थी और कैरी के रेडियो में सिग्नल भी गायब हो गए थे। कैरी पूरी तरह टूट चुकी थी और एक कोने में बैठकर भगवान को याद करने लगती है कि शायद अब वही उन्हें बचा सकते हैं। तभी रॉबर्ट को एक उम्मीद दिखती है, इमरजेंसी एग्जिट। रॉबर्ट कहता है कि हम ब्लास्ट करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पायलट डेल्फी उसे रोकता है क्योंकि ब्लास्ट से सबकी जान जा सकती है। मगर रॉबर्ट के पास और कोई रास्ता नहीं था। रॉबर्ट कैरी के रेडियो की बैटरी का इस्तेमाल करके एक धमाका करता है। प्लेन का रास्ता खुल जाता है और तीनों साथी मौत के मुंह से निकलकर अपनी ट्रैक व्हीकल तक पहुंचते हैं, लेकिन किस्मत वहां भी साथ नहीं देती। ठंड की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डेल्फी हार नहीं मानता और आखिरकार इंजन गरज उठता है। डेल्फी के साथ स्की प्लेन में बैठ बेस पहुंच जाते हैं। कैरी अपने ऑफिस में प्लेन क्रैश का डेटा ढूंढती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी स्टेशन ऑफिसर रसल उसे टोकता है, तुम पहले डॉक्टर फ्यूरी से अपने हाथ का इलाज करवाना चाहिए। कैरी स्टेशन ऑफिसर रसल की बात सुनकर कैरी डॉक्टर फ्यूरी के पास जाती है। जब फ्यूरी उसके हाथ की पट्टी खोलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। कैरी की 2 उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट की वजह से पूरी तरह काली पड़कर सड़ चुकी थीं। फ्यूरी भारी दिल से कहता है, कैरी इनको काटना होगा वरना इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाएगा। कैरी टूट जाती है, मगर मौत से लड़ने के लिए उसे अपनी उंगलियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। डॉक्टर फ्यूरी ऑपरेशन थिएटर में उसकी उंगलियां काट देता है। बेस पर अफरा तफरी मची है क्योंकि महातूफान सिर पर है और बेस खाली करने का वक्त आ गया है। कैरी अपने